नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं राशि इंफ्राटेक, लाए हैं आर्केडियम सेंट्रल, वृंदावन योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ में कमर्शियल प्रॉपर्टी मात्र 37,50,000 रुपए में, जल्दी करें। वुडन और एल्यूमिनियम हुआ पुराना, यूपीवीसी विंडो और डोर्स का आया जमाना। यूपीवीसी विंडो और डोर्स के लिए संपर्क करें विंडोज INC। बिसाइड्स बीजेपी ऑफिस, रोडवेज सिविल लाइंस आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ के रौनापार थाने की पुलिस ने वर्ष 2018 से फरार चल रहे 50,000 रुपए के इनामी अपराधी को 7 साल बाद सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया आरोपी प्रमोद विश्वकर्मा मुबारकपुर थाना क्षेत्र के मोहब्बतपुर गांव का निवासी है। प्रमोद अवैध असलहा बनाने और बेचने का काम करता था। पहले एसपी ने वर्ष 2024 में इसकी गिरफ्तारी के लिए 25,000 नकद पुरस्कार घोषित किया था। इसके बाद डीआईजी सुनील कुमार सिंह ने 7 जनवरी को ही 50,000 रुपए का नगद पुरस्कार घोषित किया। जानकारी के मुताबिक 22 मार्च 2018 को रौनापार थाना क्षेत्र के देवारा करीमगंज में मुबारकपुर थाना क्षेत्र के मोहब्बतपुर गांव निवासी प्रमोद द्वारा अपने 7 साथियों के साथ अवैध असलहा बना रहा था। मौके पर 4 आरोपी गिरफ्तार हुए व 2 आरोपी न्यायालय में हाजिर हुए। वहीं प्रमोद विश्वकर्मा निवासी मोहब्बतपुर थाना मुबारकपुर मौके से फरार हो गया। आरोपियों के कब्जे से 10 तमंचा, 4 अर्धनिर्मित तमंचा व असलहा बनाने के उपकरण व सामग्री बरामद हुई। कई प्रयास के बाद आरोपी प्रमोद विश्वकर्मा गिरफ्तार नहीं हो सका। पुलिस अधीक्षक ने 23 अगस्त 2024 को आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। इसके बाद 7 जनवरी को पुलिस उपमहानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र सुनील कुमार सिंह ने फरार आरोपी प्रमोद विश्वकर्मा की गिरफ्तारी के लिए परिक्षेत्र स्तर से उस पर 50,000 रुपए का नगद पुरस्कार घोषित किया गया। इनाम घोषित होते ही पुलिस सक्रिय हो गई। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, क्षेत्राधिकारी सगड़ी व यूपी STF लखनऊ यूनिट के द्वारा 11 जनवरी को 50,000 रुपए के इनामी अपराधी प्रमोद विश्वकर्मा को मकान नंबर 32 सूर्यांश रेजिडेंसी के पास हल्धरू रोड, बगुमरा थाना, पलसाना, सूरत, गुजरात से समय करीब 11:45 पर गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद न्यायालय में पेश कर 72 घंटे का ट्रांजिट रिमांड लेकर कार्रवाई की। मार्च 2018 से फरार चल रहे एक अभियुक्त जिसके ऊपर 50,000 का इनाम भी घोषित था, उसको STF लखनऊ एवं थाना रौनापार की पुलिस द्वारा जॉइंट ऑपरेशन में गिरफ्तार किया गया है। मार्च 2018 में थाना रौनापार के अंतर्गत एक अवैध असला बनाने की फैक्ट्री की घटना कारित करते हुए कुछ अभियुक्तों को पकड़ा गया था, जिसमें एक अभियुक्त प्रमोद विश्वकर्मा अभी से फरार चल रहा था। कई बार इसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया गया लेकिन ये गिरफ्तार नहीं हो रहा था। इसमें DIG महोदय द्वारा 50,000 का इनाम भी इस पर घोषित किया गया था। इसके पश्चात इसको गुजरात से STF लखनऊ की टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इसको माननीय न्यायालय से रिमांड प्राप्त कर जेल भेजा जा रहा है। आजमगढ़ के थाना जहानागंज का ग्राम सभा बढ़लगंज हमेशा चर्चा के सुर्खियों में बना रहता है। कभी नाली विवाद, कभी फर्जी तरीके से सरकारी धन का भुगतान, कभी पशुओं की पुरानी हड्डियां मिलने का मामला हो। ग्राम सभा बढ़लगंज के मौजा बरही में एक मैरिज हॉल के पीछे ग्राम सभा की पोखरी पर पशुओं को काटकर पैर, सर व कुछ हड्डियां पोखरी में काफी संख्या में मिली, जिसके बदबू से परेशान मोहल्ले के लोगों द्वारा वीडियो व फोटो बनाकर अधिकारियों तक पहुंची। जिले के अधिकारियों ने तत्काल संज्ञान में लेते हुए थानाध्यक्ष जहानागंज के साथ CO सदर भी मौके पर पहुंचे। जहानागंज की पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच में जुट गई है। वहीं पशु के अवशेष को पोखरा से निकलवाकर पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से गड्ढा खोदवाकर डलवा दिया, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानी न हो। वहीं मामले में एसपी सिटी शैलेंद्र लाल का कहना है कि जहानागंज थाना क्षेत्र के बरही गांव के तालाब में पशुओं की पुरानी हड्डियां मिली है।
पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। शीघ्र ही पुलिस हड्डियों को फेंकने वाले को चिन्हित कर कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी। बरही गांव थाना जहांगीर में पड़ता है। यहाँ तालाब के अंदर कुछ पुरानी हड्डियाँ पशु की मिली हैं। पुलिस के द्वारा अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। पुलिस चिन्हित करेगी किस आदमी ने वहाँ पर ये हड्डियाँ डाली थी और शीघ्र ही अभियुक्तों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ जिले के तरवा थाना क्षेत्र के कटाई गांव में शनिवार की रात बाइक सवार बदमाशों ने युवक को गोली मार दी। परिजन की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार चल रहा है। पुलिस घटना की जांच पड़ताल कर रही है। तरवा थाना क्षेत्र के कटाई गांव निवासी रितेश सिंह उम्र 30 वर्ष पुत्र लालजीत सिंह शनिवार की रात लगभग 9 बजे खाना खाने के बाद सोने जा रहा था। तभी मां ने देखा कि घर के बाहर 3 लोग बाइक लेकर खड़े हैं। मां ने बेटे रितेश को बुलाकर देखने को कहा। जब रितेश सिंह बाहर जाकर देखा तो बाइक लेकर जाने लगे। थोड़ी दूर पर जाकर बाइक हौदी से टकरा गई, इससे बाइक सवार बदमाश गिर गए। रितेश पास में पहुंचकर भागने लगा, तभी बाइक सवार ने गोली चला दी जो रितेश के बाएं हाथ के कंधे पर लग गई। परिजन इसकी सूचना पुलिस को दिए। पुलिस मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर में भर्ती कराया, जहां इलाज के बाद हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सक ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, जहां इलाज चल रहा है। हम लोग खा के सोए थे और ये भी सोया था। 3 लोग रोड पे खड़े थे तो कहना देख कौन है, तो एक इनके लगवा चली आए। इनके पापा के वो खा के बैठे थे, आग ताप रहे थे। आया तो वो लगा उनका रामायण का थैला है, तो कहता मम्मी हई देखी। तो मैं उठ के खड़ी हुई। मैं वहीं पे मैं भी सोई थी वहीं पे, तो देखनी तो मुँह तो हम एक बोलनी पिंटू आ देख के कैसे मुँह बनले हम सब। ये दौड़लाए, वो सब गाड़ी से जा रहे थे, वो रुके नहीं। वो गाड़ी तुरंत स्टार्ट किए, न कुछ बोले न कुछ कहे, वो सब जा रहे थे। वो सामने हौदी थी गाय का, उसी में वो सब लड़के गिर गए। अब बस ये गया और एक को पकड़ लिया। जब ये पकड़ा तो किसी का गमछा अमछा जो गड़िया लड़ गई, पकड़ा ये तो वो सब लगे उसको खींचने। और ये पकड़ लिया। जब पकड़ा ये नहीं छोड़ा तो वो सब क्या किए कि इसको तुरंत गोली मार दी। ये बोल रहा है मम्मी उधर ही रहो, सब गोली मारा था वहाँ। तो मैं इधर ही खड़ी हो गई। फिर इसके बाद चिल्ला रहा है तो मैं बोली कि पड़ाका उड़का छोड़ा होंगे सब। मैं बोली पड़ाका हॉस्पिटल आप लोग ले गए? हाँ नहीं, 100 नंबर पर कॉल किया गया। अच्छा। 100 नंबर पुलिस आई। फिर हम लोगों को माँ बेटे को बोली कि चलो चलो चलो, बहुत ब्लड जा रहा था। तो तुरंत बिठाई लेके तरवा आई सरसैया पे। फिर वहाँ पे वो लोग रिफर किया तो चक्रपानपुर गए। चक्रपानपुर बाटल वोटल लोग चढ़ाए। फिर वहाँ से बोले कि आपको वहाँ जाना पड़ेगा, सदर में जाना पड़ेगा। ये मामले में एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शीघ्र ही आरोपियों को चिन्हित करके कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गांव में रितेश सिंह रहते हैं। वहां पर दो लोग आए जिनको वो नहीं पहचानते थे। वहां आकर इनके साथ मारपीट करी और इसके बाद उन्होंने फायर कर दिया, जिससे रितेश सिंह के बाजू में चोट आई। इनको तत्काल जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहाँ इनकी स्थिति खतरे से बाहर है। तहरीर के आधार पर 2 अज्ञात युवकों के विरुद्ध मुकदमा पुलिस के द्वारा पंजीकृत कर लिया गया है। लोगों से पूछताछ की जा रही है। शीघ्र ही अभियुक्तों को चिन्हित कर अभियुक्तों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र के छितौनी ग्राम सभा में रविवार को अपने जनसंपर्क यात्रा पर निकले गगन यादव ने मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि वह युवाओं को जोड़ने के लिए अतरौलिया विधानसभा पहुंचे हैं। यहां से गाजीपुर और बलिया जाएंगे। जितनी भी कड़ियां हमारी टूटी हुई है उन्हें जोड़कर मजबूत बनाया जाएगा। लड़ाई बहुत बड़ी है। इस लड़ाई में अगर युवा हमारा साथ देते हैं तो आने वाले समय में हम इनको पूरा भरोसा दिलाते हैं कि आने वाले समय में यह अपना मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी बना पाएंगे। पवई में हुए पुलिस के साथ दुर्व्यवहार पर बोले कि बहुत ही दुखद है। हमने उनको पूरा भरोसा दिलाया है।
एक पुलिस वाला अपने पूरे जीवन में सिर्फ सलूट मारता रहता है, चाहे वह उनके अधिकारी हो या बड़े लोग। आने वाले समय में हम उनके सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। अहीर रेजिमेंट बनाने के सवाल पर कहा कि मुझे इस काम में सफलता मिल रही है। जिस तरह से जाति आधारित भारतीय सेना में रेजिमेंट बनी हुई है, उसी तरह अहीर रेजिमेंट भी बनाया जाए, जिससे हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान को संतुष्टि मिल पाए। निरहुआ के अहीर रेजिमेंट बनाने के सवाल पर कहा कि एक कलाकार कभी जमीनी लड़ाई नहीं लड़ सकता, क्योंकि वह कभी जमीन देखी ही नहीं है। सरकार सिर्फ वोट के लिए कलाकारों को टिकट दे रही है, जिससे उनका वोट बैंक तो बन जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ नहीं होती। कलाकार कभी राजनीति नहीं कर पाता है। लोगों की लड़ाई के लिए सहन शक्ति होनी चाहिए। एक नेता सबसे ज्यादा गाली सुनता है। निरहुआ की राजनीति खत्म हो चुकी है। वह सिर्फ राजनीति में 2 साल के लिए आए थे, उनके बारे में और कुछ ज्यादा नहीं कहेंगे। सरकार पर प्रहार करते हुए कहा, इनके पास कोई योजना नहीं है। अगर योजना होती तो आज देश का युवा दर दर की ठोकरें नहीं खाता। आज लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, 2027 में इसका जवाब देने के लिए युवा तैयार है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में मैं अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहा हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में नहीं, क्योंकि यहां पर गगन यादव पूरा विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले में 10 साल में गगन यादव को लोग मुख्यमंत्री के रूप में देखेंगे। नहीं, उनके बारे में मैं क्या बात करूं। देखिए, मैं उनको उनका कैसा व्यक्तित्व है मैं नहीं जानता हूं, मैं किसी पर टिप्पणी भी नहीं करता हूं, लेकिन इतना ज़रूर समझता हूं और इतना ज़रूर कह देना चाहता हूं कि राजनीति एक बड़ा ही सेंसिटिव मुद्दा है। ये बहुत ही सेंसिटिव प्रोफेशन है। यहाँ पर अगर कलाकारों को एंट्री मिलेगी तो ज़मीनी संघर्ष कौन करेगा। कलाकार कैमरे पर आकर आपको एंटरटेन ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन जब बात आएगी आपके लोगों के लिए लड़ाई लड़ने की, न्याय की बात करने की, तो वो कलाकार फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि उसने कभी ज़मीन नहीं देखी होती है। तो नेता आप उसी को बनाएं जो ज़मीनी संघर्ष करते हैं और आप लोगों के सुख दुख का वो हिस्सा बनते हैं। अब कल को हम बन जाएं। और आज की तारीख में भाजपा बहुत कलाकारों को अपने पार्टी में इन्वॉल्व कर रही है, एंट्री दे रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि कलाकार हमारी कभी बगावत करेगा नहीं, क्योंकि उसके पास उतना दिमाग है नहीं कि वो राजनीतिक बात कर पाए। हाँ, हमें चेहरे की जरूरत है, तो चेहरा हमें मिल जाएगा यहाँ से, उसके कुछ फॉलोवर्स होंगे, उसके चाहने वाले लोग होंगे, तो हमें वोट मिल जाएगा। वोट में कन्वर्ट करने का वो लोग प्रयास करते हैं कलाकारों को एंट्री देकर, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कलाकार राजनीति नहीं कर पाएगा। आप कल को ये कहने लगे कि शाहरुख खान को, सलमान खान को हम चुनाव लड़वाएंगे। आप क्या कर रहे हैं? जिस आदमी का जो काम है उसे वही करने दीजिए ना। आप अगर कोई नेतागिरी कर रहा है उसे नेतागिरी करने दीजिए, कोई खिलाड़ी है तो उसे खेलने दीजिए, कोई व्यापारी है तो उसे व्यापार करने दीजिए, कोई नेतागिरी कर रहा है उसे नेतागिरी करने दीजिए। इन सबको अगर आप मिक्स करेंगे तो आप कभी भी जनता की आवाज़ को नहीं उठा पाएंगे, ना ही उनकी लड़ाइयों को कभी मजबूती से लड़ पाएंगे। लड़ाई लड़ने के लिए वैचारिक ताकत भी होनी चाहिए और आपके अंदर इतनी सहन शक्ति भी होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा गाली सुनता है साहब नेता। इतनी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कोई भी कलाकार गाली। तो उनकी राजनीति खत्म हो चुकी है, इसलिए मैं उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। वो सिर्फ 2 साल के लिए आए थे और आपको ही पता है उपचुनाव कोई भी लड़े, एग्जिस्टिंग पार्टी अपनी तरफ खींच ही लेती है उस सीट को, तो उनको मैं नेता नहीं समझता। कुछ नहीं है साहब, इनके बारे में तो क्या ही कहें, आप सब देख रहे हैं। कोई योजना नहीं है इनके पास। अगर योजना होती तो आज युवा दर बदर भटक ना रहा होता, लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो ना हो रहा होता। तो दुख तो बहुत है, जिस दुख को मैं 2-4 मिनट में क्या बयां कर पाऊंगा, 27 में जनता इस दुख को बताने का काम करेगी। जो भी लोग प्रताड़ित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, जिन्हें सताया गया है, वो खुद 27 में जवाब देंगे और वो बताएंगे आपको कि प्रदेश की कार्यशैली कैसी है मौजूदा सरकार की। बिल्कुल रखेंगे। अगर राजनीति में ना आना होता तो फिर हम ऐसे ना भटक रहे होते। राजनीति में आना है साहब। अगर मैं आज ये कह दूं कि मैं नेतागिरी नहीं कर रहा हूं आपके बीच आकर, तो ये कहना शायद मैं आपको धोखे में रख रहा हूं, ये कहना गलत होगा। मैं करना चाहता हूं। और जो भी युवा साथी
राजनीति करना चाहता है वो करे, लेकिन भाव, ईमानदारी आपके अंदर होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर ईमानदारी नहीं है तो राजनीति में आपकी कोई जगह नहीं है। और अक्सर लोग कहते हैं अच्छे लोग अगर राजनीति में नहीं आएंगे तो फिर बुरे लोग इस राजनीति को खराब कर देंगे। तो मैं तो ना अपने आप को अच्छा समझता हूँ ना बुरा समझता हूँ, काम करने आया हूँ, काम पसंद आएगा तो स्वीकार लेना। हाँ, राजनीति में मैं अपने आप को कहाँ तक देख रहा हूँ ये ज़रूर आपको बता सकता हूँ। मैं अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पे देख रहा हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में नहीं, इसके बाहर, क्योंकि यहाँ पर हमारे नेता बढ़िया काम कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि इनको हम सपोर्ट करें, लेकिन इसके बाहर आप देखेंगे कि आने वाले समय में 10 साल लग जाएं, 20 साल लग जाएं, गगन यादव को आप मुख्यमंत्री के तौर पर देखने वाले हैं। ये मैं आपको कहकर जा रहा हूँ। और मैं उसी किस पार्टी जाने की संभावना, उसी हिसाब से आज की तारीख में काम कर रहा हूँ। सोच बड़ी है, काम बड़ा करना है, विजन बहुत बड़ा है, और इसी विजन और सोच के साथ मैं अपने साथियों को जोड़ना चाहता हूँ, इस मिशन के साथ जोड़ना चाहता हूँ, और आगे आने वाले समय में इन्हीं लोगों की लड़ाइयों को लड़ने का मैं काम करूंगा। किस पार्टी के साथ जाना चाहेंगे? किस पार्टी, कौन सी पार्टी आपको अच्छी लगती है? दूसरा विषय रहेगा। हाँ, फिलहाल मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, हम समाजवादी लोग हैं, क्योंकि समाजवादी लोग गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, पिछड़ों की लड़ाई लड़ते हैं, दलितों की लड़ाई लड़ते हैं, अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ते हैं। तो जो भी इनकी लड़ाई लड़ते हैं उनको मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने ही मौका दिया होता है ऐसे कमज़ोर लोगों की आवाज़ उठाने का। तो अगर मुझे मौका मिला तो मैं इसी पार्टी को आगे राष्ट्र पार्टी बनाने का, और आदरणीय अखिलेश यादव जी भी जानते हैं कि गगन यादव को अगर मौका मिला तो ये जल्द ही समाजवादी पार्टी को राष्ट्र पार्टी बनाने की ताकत रखता है, और ये हम कई दफ़ा उनको बोल चुके हैं। अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र में आप आए हुए हैं, युवाओं का जुनून लगा है, उनके लिए गगन यादव का क्या संदेश रहेगा, इसके बारे में? जितना भी ये हमें प्यार देते हैं उसके लिए हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जिसने भी दिया एक कतरा भी साथ हमारा, जिंदगी रही तो समंदर लौटाएंगे। शिक्षा मित्र शिक्षक पात्रता एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन सौंपा। उनकी मांग है कि उत्तराखंड की तरह उत्तर प्रदेश में भी सेवा नियमावली बनाकर टेट, सीटेट पास शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर नियमित किया जाए। जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में उन्होंने कहा है कि वे पिछले 24 वर्षों से प्राथमिक विद्यालयों में संतोषजनक शिक्षण कार्य कर रहे हैं और बीटीसी, टीईटी, सीटेट जैसी सभी आवश्यक योग्यताएं पूरी करते हैं। मीडिया से बातचीत में जिलाध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने कहा कि उत्तराखंड राज्य में 2019 में एक सेवा नियमावली बनाकर वहां के शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के रूप में नियमित किया गया, जबकि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों ही भारत के राज्य हैं। ऐसे में समानता के अधिकार के तहत हमें भी यह हक मिलना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि यदि हमारी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो शिक्षा मित्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी समस्याओं को समझेगी और समाधान करेगी। शिक्षा मित्रों ने कहा कि सेवा नियमावली न होने के कारण उनका भविष्य अधर में है। ज्ञापन में मांग की गई है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर शीघ्र निर्णय लें और शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के रूप में नियमित करें। जिलाध्यक्ष ने यह भी कहा कि शिक्षा मित्र अपनी जिम्मेदारियां ईमानदारी से निभा रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार इस मांग पर क्या कदम उठाती है। ज्ञापन देने आए हैं हम लोग शिक्षा मित्र टेट सीटेट पास माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं कि हम लोग एनसीटी की मानक पूरा करते हैं हम लोग, इसलिए उत्तराखंड मॉडल के तरह जैसे वहाँ पे जो टेट सीटेट पास हैं उनको सहायक अध्यापक बना दिया गया और जो नहीं पास हैं उनको मानदेय वृद्धि किया गया। वो इसी मांग के प्रपक्ष में हम लोग जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने आए हैं। वर्तमान में आप लोग शिक्षा मित्र के पद पे? जी सर, हम लोग इस समय शिक्षा मित्र हैं और एनसीटी की मानक पूरा करते हैं, तभी हम लोग। कितनी सूत्री मांगों को आप ज्ञापन दे रहे हैं? जी, कितनी सूत्री मांगे हैं, कितनी मांगे? हम लोगों की 2 मांगे हैं, 2 सूत्री मांगे हैं। केवल जो हम लोगों को मानक पूरा कर रहे हैं तो हम लोग सहायक अध्यापक बना दिया जाए। जब तक सहायक अध्यापक नहीं बन पा रहे हैं तब तक समान कार्य समान वेतन
दिया जाए। सामाजिक सरोकारों के लिए समर्पित प्रयास सामाजिक संगठन द्वारा रविवार को अपना 8वां स्थापना युवा दिवस एवं प्रयास स्थापना के रूप में शहर से सटे नीबी बेलेसा स्थित स्वामी विवेकानंद प्रतिमा के समक्ष धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम का आगाज स्वामी विवेकानंद के प्रतिमा पर मुख्य अतिथि IPS चिराग जैन, केंद्रीय अध्यक्ष रंजीत सिंह सहित केंद्रीय पदाधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से माल्यार्पण कर किया गया। मुख्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित करने के उपरांत विशेष क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को स्मृति चिन्ह, अंगवस्त्रम, प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया, जिसमें रक्तदान के क्षेत्र में कमलेश यादव, शिक्षा के क्षेत्र में प्रधानाचार्य रामचंद्र यादव, सराहनीय कार्यों के लिए करुणेश पांडेय व राष्ट्रीय आविष्कार योजना के प्रश्नोत्तरी में अव्वल छात्र रवि सक्सेना, कुमारी अंतिमा, कुमारी रिया, सोनम चौहान, स्नेहा निषाद व उनके शिक्षक हरिकेश, राजेश कुमार राय, श्रीराम सिंह, रामबदन यादव, मृदुला राय को आदि को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि IPS चिराग जैन ने कहा कि युवा दिवस पर युवा अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाकर उसके लिए आगे बढ़े। समय का सदुपयोग करके ही व्यक्ति किसी भी मंजिल तक पहुंच सकता है। लक्ष्य के सापेक्ष चलने वालों को निश्चित ही मंजिल मिलेगी। अभिभावक अपने बच्चों का विशेष ख्याल रखें ताकि यही बच्चे आगे चलकर स्वामी विवेकानंद जी की तरह देश व समाज का नाम रोशन कर सकें। अध्यक्षीय संबोधन में राणा बलवीर सिंह ने कहा कि संगठन का अनाज बैंक, नेकी का बाक्स, पशुओं की सेवा, कोरोना काल में भोजन की व्यवस्था आदि जैसे सैकड़ों कार्यों से संगठन नेकी की मिसाल कायम किया है, जो अनुकरणीय बन चुकी है। आगंतुकों के प्रति आभार जताते हुए प्रयास केंद्रीय अध्यक्ष रंजीत सिंह ने कहा कि समाज के श्रेष्ठ व्यक्तियों के मदद से ही प्रयास आज अपने स्थापना दिवस की खुशी मना रहा है। उन्होंने कहा कि चंद साथियों के साथ शुरू हुआ प्रयास सामाजिक संगठन आज कई प्रदेश के बहुत से शहरों में हजारों असहायों की मदद का सार्थक प्रयास कर रहा है। कार्यक्रम के अंत में जरूरतमंदों में कंबल का वितरण किया। अपने युवाओं को कैसे ढालते हैं। एक युवा वो भी है जो शराब पी कर पड़ा रहता है, सोशल मीडिया चला रहा है और अपने समय को बर्बाद कर रहा है, और एक युवा वो भी है जो अधिकारी बन के, बिजनेसमैन बन के, डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के अपना भी नाम रोशन कर रहा है, अपने देश का भी नाम रोशन कर रहा है, आपका भी नाम रोशन कर रहा है। ठीक है, तो सभी तरह के युवा उपस्थित हैं। आप माता पिता का बहुत बड़ा रोल होता है। जब बच्चा है, जैसे ये बच्चा है और जो भी आपके भी बच्चे हैं, बच्चियां हैं, जितने भी 8 से 10 साल की उम्र तक के हैं, उनको आप कैसे ढालते हैं, किस तरह के आप उसको पालन पोषण करते हैं, उनका कैसे उनकी परवरिश करते हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि आगे युवा अवस्था में वो किस तरह होता है। हमारे माता पिता जैसे हैं, मेरे माता पिता, उन्होंने मुझे शुरुआत से ही पढ़ाई में लगाया और बिल्कुल ये था कि उनका कि आपको IAS IPS बन के ही निकलना है, और उन शुरुआत से मुझे मेहनत करवाई और हम लोगों ने पढ़ाई लिखाई करी, 15-15, 16-16 घंटे पढ़ाई करी और आज हम लोग भी इस पद पर आसीन हुए। बहुत अच्छा मुझे लगता है अपने देश के लिए और अपने लिए भी, कि और मेरे माता पिताओं को मैं इस मंच के माध्यम से धन्यवाद भी देता हूँ कि उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया और इस लायक बनाया कि मैं आप सभी के बीच में उपस्थित हो सकता हूँ और एक मोटिवेशन का जरिया भी बन सकता हूँ। जितने भी यूथ सुन रहे होंगे, मेरी उम्र के जितने भी होंगे, जो अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उन सबको भी मैं अपने सोमवार को जनपद आजमगढ़ के पुलिस लाइन स्थित सभागार में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक यातायात नोडल अधिकारी थाना ATSJPU के पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी नगर जनपद आजमगढ़ की अध्यक्षता में विशेष किशोर पुलिस इकाई व एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की मासिक समीक्षा एवं समन्वयन बैठक संपन्न हुई। बैठक में निम्न अधिकारी तथा स्वयंसेवी NGO के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। सहायक अभियोजन अधिकारी शैलेश पटेल, उप मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर अविनाश झा जिला चिकित्सालय आजमगढ़, CMS डॉक्टर विनय कुमार सिंह जिला महिला चिकित्सालय, बेसिक शिक्षा कार्यालय आजमगढ़ से संतोष कुमार, CWC अध्यक्ष रजनीश श्रीवास्तव, श्रम प्रवर्तन अधिकारी विशाल श्रीवास्तव, श्रम विभाग आजमगढ़, किशोर न्याय बोर्ड सदस्य रवि प्रताप सिंह, चाइल्ड लाइन आजमगढ़ से संजय शाही, केंद्र प्रबंधक ममता यादव, वन स्टॉप सेंटर आजमगढ़, जन विकास संस्थान से अनिल कुमार, प्रोजेक्ट मैनेजर, आली संस्था से सोनी यादव आदि NGO,
आरपीएफ जीआरपी डीसीआरबी महिला सम्मान प्रकोष्ठ आजमगढ़ के प्रतिनिधि व थानों के बाल कल्याण अधिकारी, सहायक बाल कल्याण अधिकारी तथा थाना एएचटी के कर्मचारीगण उपस्थित रहे। बैठक में अनुसंधान एवं थानों पर नियुक्त बाल कल्याण पुलिस अधिकारी विवेचक के समक्ष आ रही समस्याओं, पीड़िता के आवासन, बाल गुमशुदा, बाल श्रम, नशा मुक्त अभियान, बाल विवाह, बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम, लैंगिक समानता, नारी शक्ति, किशोर न्याय अधिनियम 2015 में हुए नवीनतम संशोधन के संबंध में जानकारी दी गई। पोक्सो एक्ट के अभियोग पंजीकृत करने के 24 घंटे के अंदर सीडब्ल्यूसी को सूचित करना। पोक्सो के मामले में फार्म ए व बी पुलिस द्वारा भरा जाना। बाल कल्याण अधिकारी के कर्तव्य और दिशा निर्देश का पालन। जेजे एक्ट के अंतर्गत सामाजिक पृष्ठभूमि। न्यायालय किशोर न्याय बोर्ड में पुलिस अधिकारी रिमांड लेने हेतु व नाबालिग पीड़िता का चिकित्सालय में मेडिकल कराने के लिए सादे वस्त्रों में आने के संबंध में जानकारी दी गई। जेजे एक्ट की धारा 24 पोक्सो तथा जुवेनाइल से संबंधित अभियोगों में प्रेस विज्ञप्ति देते समय पीड़िता बाल अपचारी की फोटो व व्यक्तिगत जानकारी को गोपनीय रखा जाए आदि के संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा की गई। यहाँ प्रॉपर्टीज शुरू होती है सिर्फ 37,50,000 से। आज हम आए यहाँ रायबरेली रोड पर कालिंदी पार्क के पास आर्केडियम सेंट्रल में। ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है जिसे डेवलप किया है राशि इंफ्राटेक ने और आपको मिलेगी वृंदावन योजना सेक्टर 2 के अंदर। यहाँ पर आपको मिलेंगी मॉडर्न अमेनिटीज जस्ट लाइक फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी, 100% पावर बैकअप। एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कनेक्ट करें। वुडन और एल्युमिनियम हुआ पुराना, यूपीवीसी विंडो और डोर्स का आया जमाना। अपने घर, मकान और ऑफिस में लगवाएं शानदार यूपीवीसी विंडो और डोर्स। दीमक, पेंट, पॉलिश के खर्चों से बचें। हाई सिक्योरिटी, साउंड प्रूफ, एनर्जी सेविंग, फायर रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। यूपीवीसी विंडो और डोर्स अब आपके शहर आजमगढ़ में उपलब्ध। विंडोज INC बिसाइड्स बीजेपी ऑफिस, रोडवेज, सिविल लाइंस, आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।